नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। और मैं सामान्य ज्ञान परिवार की ओर से चित्रकूट त्रिपाठी विज्ञान के इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सामान्य ज्ञान परिवार से जुड़े नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा सामान्य ज्ञान ग्रुप की साइट का लिंक देता हूँ। आप लोग उस लिंक पर जाएं और PDF वगैरह जो भी आपकी आवश्यकता की सामग्री है बिल्कुल प्राप्त करें निःशुल्क। यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और सबसे पहले तो कल की एक छोटी सी मिस्टेक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कल गलती से कार्बोनेट को मैंने नाइट्रेट लिख दिया था। ये दरअसल कार्बोनेट होता है और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, किसी ने कोई अन्यथा नहीं लिया। फिर भी कल एक्चुअल में शोर बाहर ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से थोड़ा ध्यान उधर चला जा रहा था, मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। और सबसे पहली चीज़ हमारे सामान्य ज्ञान में मैंने कल टेस्ट लिया था 7 प्रश्नों का, जिनमें से 4 नंबर लेकर 2 विजेता फिर से बने हैं, तो उनका भी मैं नाम बताऊंगा। तो फर्स्टली मैं आपको रसायन विज्ञान की उन तथ्यों के बारे में बताता हूँ जो आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे तीसरे पार्ट में। वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण। उससे पहले हम मैटर यानी कि द्रव्य को देखते हैं। द्रव्य का क्या गुण है? द्रव्य, क्योंकि हमारा वर्गीकरण सारा द्रव्य के ऊपर है। द्रव की बात नहीं कर रहा मैं, द्रव्य यानी मैटर। मैटर के 2 भाग होते हैं, इसके 2 क्लासिफिकेशन होता है। मैंने पहले अपनी इंग्लिश मीडियम की वीडियो में भी बनाया हुआ है, आप इसको एक बार हिंदी में देख लीजिए। एक होता है भौतिक वर्गीकरण या भौतिक परिवर्तन, भौतिक वर्गीकरण, और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समझते रहिएगा। द्रव्य का भौतिक अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो भौतिक वर्गीकरण में 3 ही होते हैं। पदार्थ की केवल अवस्था की बात हम करते हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ये 3 चीजें ही हैं जो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। अर्थात पदार्थ का केवल भौतिक स्वरूप बदलता है तो वो भौतिक। अच्छा, पदार्थ नहीं बदलता है, केवल उसका भौतिक स्वरूप बदलता है। इसके अलावा रासायनिक वर्गीकरण है, तो रासायनिक वर्गीकरण में भी वही हम देखते हैं। इसमें तत्व हो जाएगा, तत्व के बाद में दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा यौगिक, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण। जरा इसको सूक्ष्म विधि से समझते हैं, कणीय संदर्भ में हल्का सा देखते हैं। पहले मैं यहाँ से बताना शुरू करूँगा। कोई भी पदार्थ है वो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में ऊष्मा पाकर बदल सकता है। हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं बर्फ का। 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि बर्फ का ये मेल्टिंग पॉइंट है और पानी का यही फ्रीजिंग पॉइंट है। एक बार लैब असिस्टेंट में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी 2 अवस्थाएं हैं जो सामने पे रहती हैं। और एक बार ये आया था कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु पर कौन सी 2 अवस्थाएं सामने में रहती हैं। तो जवाब है ठोस और द्रव। तो हम यहीं से लेकर चलते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रसार हो जाता है। ठोस के अणु बहुत ही नजदीक होते हैं, इनकी क्लोज पैकिंग होती है एकदम फिक्स, जबकि द्रव के अणु थोड़े से दूर होते हैं। तो द्रव के अणु थोड़े से दूर होते हैं तो इसमें इसके मुकाबले में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, और इससे अधिक गतिज ऊर्जा गैस में होती है। गैस के अणु बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इनकी गतिशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, गैस को आप दबा सकते हो, ठोस को बहुत थोड़ा सा दबा सकते हो, परंतु द्रव को आप थोड़ा सा दबा सकते हो, जबकि ठोस को बहुत ही कम दबा सकते हो। तो ये तो इसकी सामान्य सी अपना क्लासिफिकेशन था। ठोस का आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है, जबकि द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस जो होती है इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। एक छोटे से डिब्बे में आप कई लीटर गैस भर सकते हैं, और इस वजह से ये इनकी छोटा सा क्लासिफिकेशन। छोटी क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ठोस का आकार, आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। इसका जो केवल आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर दूध है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। तो आयतन निश्चित होता है इसका, किसी एक तापमान पर आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस जो होती है इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और इसका
जो आकार भी अनिश्चित होता है, कोई भी आकार दे सकते हैं मनचाहा। तो ये तो थे इनके क्लासिफिकेशन। उदाहरण लेते हैं ना, बर्फ से बन गया द्रव यानी कि पानी, और बाद में बन गया वेपर यानी कि भाप। आप देखो उत्तरोत्तर रूप में ऊष्मा देते जाते हैं, ऐसा होता जाता है। अगर ठोस को ऊष्मा देते हैं द्रव में बदलता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पिघलना यानी कि गलन, और उस बिंदु को गलनांक बोलते हैं। जैसे बर्फ के लिए गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह द्रव जब गैस में बदलता है तो इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। मजे की बात, द्रव हर ताप पर गैस में बदलता रहता है, ये बात सदैव ध्यान देने वाली। लेकिन जो द्रव का उबलने वाला बिंदु है, जिसको हम क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक पर द्रव के वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है, ये बात सदैव ध्यान रखने वाली है। जैसे ठोस को द्रव में बदलने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है, वैसे ही द्रव को गैस में बदलने के लिए किसी प्रकार के ऊष्मा के बिंदु की जरूरत नहीं, किसी हीट यानी कि टेम्परेचर के बिंदु की जरूरत नहीं होती है। ये हर मतलब अगर 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री का भी द्रव है यानी कि पानी है, तो वो भी अगर कमरे में भी बूंद पड़ी होगी तो तापांतर के कारण वाष्पीकरण तो होगा ही नेचुरली। जैसे ही तापांतर उत्पन्न होगा हमें वो भाप भी दिखाई देने लगेगी। तो किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण संभव है। वाष्पीकरण सिर्फ तापांतर के कारण होता है, और जो उसके ऊपर जो अणु होते हैं, जो सतह के ऊपर अणु होते हैं द्रव के, वो अपने नीचे वाले अणु पे पैर रख के उछल जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब उनकी वो गतिज ऊर्जा होती है भाई, उसकी वजह से वो वाष्पित होते रहते हैं हर समय। लेकिन ध्यान रखना, जो हमारा उबलने वाला अंक है यानी कि जिसको हम क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि ताप नियत हो जाता है। अर्थात जितना हमने ताप दिया वो सारा ताप गतिज ऊर्जा के रूप में कोई भी अणु ले लेता है और वो गतिशील हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऊष्मा ऊर्जा और कार्य तीनों एक ही होते हैं, तीनों का मात्रा ही जूल होता है। तो हमने इसको ऊष्मा तो दी, लेकिन इसने कार्य किया और ये ऊर्जा लेकर कार्य करके निकल गया, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो ये वाष्पीकरण होता है। तो आप कभी भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि द्रव का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही उसकी वाष्पीकरण वाला पॉइंट होता है, ये गलत, ऐसा नहीं है। किसी भी जगह पर वाष्पीकरण हो सकता है, हाँ उस जगह पे वाष्पीकरण तेज होता है। अब हम जो द्रव का जो गलनांक होता है, जो क्वथनांक होता है, इस क्वथनांक के बारे में सिर्फ एक ही परिभाषा देते हैं कि जब वायुमंडलीय दाब और द्रव का वाष्प दाब समान हो जाता है, जब द्रव का जो दाब होता है वो हमारे वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, तो उस पर वो द्रव उबलने लगता है। बस यही इसकी डेफिनेशन बनती है, और बस ये इसका भौतिक। अब भौतिक वर्गीकरण, जितने भी भौतिक स्वरूप बदलते हैं किसी चीज का, वो सब भौतिक परिवर्तन में ही आते हैं, ये बात सदैव ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी पदार्थ उत्क्रमणीय रूप से केवल अपनी अवस्था बदलता है, केवल अपनी अवस्था, वही सब भौतिक परिवर्तन है। केवल अपनी अवस्था बदलता है, उसका भौतिक रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, ये बात सदैव ध्यान रखना। अगर जैसे जलन, दहन में क्या होता है, मीथेन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल, ये स्वरूप बदल गया भाई, स्वरूप बदल गया तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बर्फ ठोस रूप में भी H2O होता है, और द्रव रूप में भी H2O होता है, और गैस रूप में भी H2O होता है, और ये आपस में परिवर्तनशील है। तो केवल भौतिक अवस्था बदलती है, तभी हम उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के बाद में ये क्रिया हो जाती है, इसी तरह की क्रिया हो जाती है। तो कई बार सवाल आता है कि मोमबत्ती का जलना क्या है। तो भाई मोमबत्ती जलती है तो कुछ हिस्सा उसका पिघलता भी तो है। तो मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन हुए, जितना हिस्सा उसका पिघलता है वो तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो हिस्सा जलता है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों ही हो जाएंगे, दो अलग बातें, मोम का जलना और मोमबत्ती का जलना। क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो पिघलती भी है, तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है। मैं हमेशा हर बार बताता हूँ, बहुत बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। अगर कोई नया प्रश्न बनता है कि मोम का जलना, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि मोम का जलना तो खाली दहन है, और दहन की प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन नहीं होती है, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण की। तत्व क्या होता है, जो एक ही समान परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे O2, जैसे H2, जैसे किसी भी प्रकार की धातु, जैसे नाइट्रोजन गैस N2, जैसे Cl2, ये सारे के सारे तत्व हैं, शुद्ध अवस्था में हैं। तो जब कोई शुद्ध अवस्था में होता है तो वो तत्व होता है। अब यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु मान लो
जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक दूसरे से संयोग करके, एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जब कुछ नया बनाते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड यौगिक। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कुछ नया बनाते हैं तो यौगिक। जैसे अब वो एक निश्चित अनुपात में बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नया अनुपात बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, ये कभी H3O नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 अनुपात ऑक्सीजन 1, ही हमेशा ऐसे ही रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे C6H12O6, ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखो, इसमें तो दो है, इसमें दो से अधिक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक होते हैं। इसी तरह से मिश्रण वो होता है जिसमें बेमेल, इसमें दो यौगिक भी आपस में मिक्स हो सकते हैं या दो से ज्यादा पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, तत्व यौगिक कुछ भी, और उसमें कोई अनुपात नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी पानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिश्रण। अच्छा, मिश्रण में अगर मात्र दो ही पदार्थ हो तो फिर एक घुलने वाला होता है और एक घुलने वाला होता है। तो घुलने वाले को हम बोलते हैं विलेय और घुलने वाले को बोलते हैं विलायक। और इस प्रकार से जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विलयन। तो फिर मिश्रण दो तरह का हुआ, एक हुआ मात्र दो वाला और एक हुआ दो से अधिक वाला। तो दोनों। तो अब इसकी अवस्था के आधार पर हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो होता है सममांगी और विषममांगी। विषममांगी, जो सममांगी मिश्रण होता है या जितना भी, उसमें क्या होता है कि जो विलेय और विलायक है, जो जितने भी संगठन में हैं, उन सबकी एक ही अवस्था होती है, या तो ठोस होंगे या द्रव होंगे या गैस होंगे। जबकि विषममांगी विलयन जो होता है या विषममांगी जो मिश्रण होता है, उसके अंदर एक द्रव हो सकता है, दूसरा गैस हो सकता है, तीसरा आपका जो है ठोस हो सकता है। ये तो थे भौतिक आधार पर इनका जो मिश्रण का क्लासिफिकेशन। मिश्रण का वैसे अगर रासायनिक रूप से क्लासिफिकेशन करें तो मिश्रण 3 प्रकार का। एक तो विलयन, ज्यादातर मिश्रण विलयन के रूप में होते हैं। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सत्य विलयन, एक होता है निलंबन, और एक होता है अपना कोलाइडी। अब ध्यान से देखना, सत्य विलयन वो होता है जिसमें पदार्थ के कण 1 नैनोमीटर के आसपास के होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी तो दूर की बात है, बड़े से बड़े किसी भी चीज से, किसी भी विधि से उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी के कण बहुत छोटे हो जाते हैं तो हमें वो पूरा एक ही जैसा दिखाई देता है। तो फिर इसका मतलब विलयन कैसा हुआ? सत्य विलयन सदैव सममांगी प्रकार का हुआ, सदैव सममांगी प्रकार का हुआ। जबकि निलंबन क्या होता है? निलंबन के अंदर क्या होता है कि जितना भी अपना निलंबन का जो भाग होता है, निलंबन में इतने बड़े अणु होते हैं कि हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें तो भाई 2 प्रकार की अवस्था दिखाई देती है, एक ठोस और एक द्रव। तो जैसे आप मिट्टी डाल दीजिए पानी में, रेत के कण घूमते रहेंगे तो वो निलंबक की तरह व्यवहार करेंगे, और जैसे चाक पाउडर डाल दीजिए तो उसमें क्या, वो कभी घुलते नहीं है। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो हमेशा विषममांगी होता है, विषममांगी। अब आप कहेंगे बीच वाले को क्यों छोड़ दिया? अरे भाई, इन दोनों के मध्य में भी तो कुछ कण होते हैं, उन कणों से कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन दोनों प्रकार का हो जाता है। जब इसके नजदीक होगा तो सममांगी कहलाएगा, इसके नजदीक होगा तो विषममांगी कहलाएगा। वैसे 9th क्लास की बुक में कोलाइडल विलयन को एनसीईआरटी ने ये हेट्रोलगस मतलब कि विषममांगी ही माना है, लेकिन कोलाइडी विलयन दोनों प्रकार का होता है। तो सदैव ध्यान रखना। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ, मक्खन हो गया, दूध हो गया, हमारा वायुमंडल हो गया, है ना, ये सब कोलाइडी होते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? ये देखिए, मैं 3 प्रकार के विलयन आपको बना के दिखाता हूँ। ये 3 प्रकार के विलयन, जरा समझने की कोशिश करना। ये सब विलयन है छोटे छोटे, और इनके अंदर कण है। इसके अंदर कण अत्यंत छोटे हैं, इसके अंदर कण थोड़े से बड़े हैं, इसके अंदर कण काफी बड़े हैं। अब जब प्रकाश इस बड़े कण पे पड़ता है तो ये कण इतनी तेजी से चमकता है कि हमें ये कण साफ साफ दिखाई देता है। ये कण जहां जाएगा हमें दिखता जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश इसके आर पार हो जाता है, प्रकाश का पथ कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये तो बीच के कण है, ये दिखते नहीं है, लेकिन प्रकाश के मार्ग में
जरूर आ जाते हैं। तो प्रकाश जब इनके ऊपर पड़ता है और पड़ने के बाद इन प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो जो प्रकाश का पथ है वो प्रकाशित हो जाता है। ये प्रकाश का जो पथ है ये प्रकाशित हो जाता है। इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव केवल और केवल कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है, ना तो सत्य विलयन में दिखेगा और ना ही निलंबन में दिखाई देगा, ये केवल कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। अब मैं आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बताता हूँ जो अत्यंत काम की है। वैसे तो कुछ आधार है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के, उन आधारों को हम हल्का सा देख लेते हैं। आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आधार है वो ऊष्मा का आधार है। ऊष्मा के आधार के अनुसार अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब कोई एक पदार्थ किसी भी पदार्थ से क्रिया करता है, तो मान लो कोई सीडी टाइप का पदार्थ बनता है, पदार्थ बनने के बाद कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, तो जब ऊष्मा मुक्त होती है इसका मतलब इसने ऊष्मा छोड़ दिया, छह से छोड़ दिया, तो इसका मतलब ऊष्मा छोड़ दिया, तो इसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन यदि कोई पदार्थ ए और बी आपस में क्रिया करें और क्रिया करने के बाद में कोई पदार्थ बने लेकिन ऊष्मा भी साथ में इस्तेमाल हो जाए, बहुत सारी ऊष्मा इस्तेमाल हो जाए, तो ऊष्मा यूज हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। तो बहुत सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ तोड़ने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माशोषी होती हैं। बहुत सारी और भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का या प्रकाश का किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, किसी भौतिक पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, किसी ऊष्मा का हो जाएगा, प्रकाश का हो जाएगा, है ना, विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। तो जब उसका इस्तेमाल करके कोई अभिक्रिया होती है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। ये तो था ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया। अब एक है पदार्थ के मिलने के आधार पर जो अभिक्रिया होती है, वो चार प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला भाग कि कोई ए पदार्थ है, चार प्रकार की होती है, पहले मैं बता देता हूँ। एक होती है संयोजन, एक होती है वियोजन, एक होती है विस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन। इस प्रकार से चार अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो हम कहते हैं भाई संयोग हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गई। कुछ उदाहरण देके दिखाता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो पानी बन जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं वियोजन, बिल्कुल उल्टी। कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन की बिल्कुल उल्टी है। मैं आपको दिखा दूं, H2O को तोड़ोगे तो H2 और O2 बन जाएगी, सॉरी H2 और O बन जाएगा, सॉरी H2 प्लस O2, यानी कि दो प्रकार की ये गैस आपके अलग हो जाएंगे। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो ये लो, ये बैलेंस हो गया। दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन होगी, बैलेंस होगी। तो वैसे मैं अभिक्रिया का प्रकार बता रहा हूँ सिर्फ आपको, तो देखना ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि ये इसका उल्टा है। इसमें तो दो या दो से अधिक मिलके एक पदार्थ बन रहा है, इसमें एक पदार्थ टूट के दो पदार्थों में विभक्त हो रहा है। इसकी पहचान ये है कि जो संयोजन अभिक्रिया उसमें आप देख लिया कीजिए, जो प्रोडक्ट होगा ना वो एक ही होगा, जबकि जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें उत्पाद एक जो होगा क्रियाकारक एक होगा, उत्पाद एक से ज़्यादा होगा। इससे पता लग जाएगा कि ये संयोजन है और ये वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया में देखिए H2O को वैसे तो तोड़ नहीं सकते, तो इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप देखिए हमने इसमें ऊष्मा इस्तेमाल कर दी, ऊष्मा ऊर्जा की बात है, ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है इसको तोड़ने में, तो नेचुरल सी बात है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आ गई। तो ज़्यादातर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो होती तो वियोजन है लेकिन वो ऊष्माशोषी की तरह व्यवहार करती है। तो साथ के साथ ये भी हो गया क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद में आता विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है कि भाई कोई कुर्सी पे बैठे हुए दो लोग हैं, एक आदमी पीछे से आया, उसने एक कुर्सी वाले को भगा दिया और उसकी जगह रिप्लेस होकर बैठ गया, इसी को कहते हैं। बड़ा ये सिंपल सा है। कोई एक यौगिक होता है जो किसी तत्व के साथ क्रिया करता है, तो ये तत्व क्या करेगा कि यौगिक के धनात्मक भाग को रिप्लेस कर देगा, यानी ए की जगह सी स्थापित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी Cb+A, इस टाइप की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कॉपर सल्फेट। आप देख लीजिए कॉपर सल्फेट, कॉपर तो ए की तरह यूज हो रहा है और ये सल्फेट बी की तरह यूज हो रहा है।
तो कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर हम जिंक से करा दें तो जिंक से कराने के बाद ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर भाई साहब अलग हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। यहाँ बड़ी सारी बातें समझ में आती हैं। अगर परीक्षा में इस तरह की अभिक्रिया देके पूछ ले कि निम्न में से सत्य कथन है तो मैं आपको सारे सत्य कथन बता देता हूँ। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तभी ने क्रिया किया। कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। दूसरा, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है। एक ट्रिक बताता हूँ, जब कोई पदार्थ का साइज बड़ा हो जाता है तो 99% वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऋणात्मक पदार्थ ही जुड़ता है। तो जिंक के साथ देखिए, जिंक इतना सा था, यहाँ जाके इतना बड़ा हो गया, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब जब कोई बड़ी चीज छोटी हो जाती है तो उसका अपचयन हो जाता है। ये तो थी छोटी मोटी ट्रिक। और वैसे भी देखें, परिभाषा के अनुसार देखें तो जब किसी भी धनात्मक पदार्थ के साथ कोई विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो बिल्कुल जिंक के साथ विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ रहा है। जब किसी पदार्थ के साथ विद्युत ऋणी पदार्थ मुक्त होता है तो वो कॉपर सल्फेट के साथ मुक्त हो गया। तो मुक्त होने के बाद में ये बन गया आपका अपचयन। माफी चाहूंगा, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा घर में बच्चे वगैरह ज़्यादा हैं तो चिल्लाते बहुत रहते हैं आसपास पड़ोस के बच्चे, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। 1-2 दिन में इस समस्या का भी समाधान करेंगे। तो ये थी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ है, ये एक रिडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया भी है। रिडॉक्स मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। इसमें जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीकरण जबकि कॉपर सल्फेट का हो रहा है अपचयन। तो इसलिए एक रिडॉक्स अभिक्रिया भी है, तो ये हमेशा ध्यान देना। दूसरा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई AB प्रकार का पदार्थ है वो किसी CD प्रकार के पदार्थ के साथ मिलता है और इनके आयनों की अदला बदली हो जाती है। A तो C के पास और C A के पास पहुंच जाता है, तो ये बन जाता है CB + AD, इस टाइप का बन जाता है। तो अगर हम जैसे कोई एक समझ तो गए होंगे आप, तो इस तरह से इस अभिक्रिया की परिभाषा बनी। जब दो यौगिकों के बीच आयनों का विनिमय हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार ये परिभाषा पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं थी, ये 4 प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ और होती है, मैं आपको बता दूँ, विक्षेपण, सॉरी अपने उसकी हिंदी नहीं ध्यान आ रही है, उसको अपने लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जब कोई पदार्थ, मतलब कोई AB कैसा भी पदार्थ होगा, AB प्रकार का पदार्थ है, वो किसी C पदार्थ के साथ क्रिया करता है। तो क्रिया करने के बाद में कोई भी चीज़ बने, मान लो A बन जाएगा और BC बन जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि यदि कोई अघुलनशील पदार्थ, कोई भी अघुलनशील पदार्थ, दही जैसा पदार्थ बनकर नीचे बैठ जाता है तो उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। याद आ गया, अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का सबसे बढ़िया तरीका है कि कई बार तीर का निशान ऐसे करके लगा देते हैं, और अगर नहीं लगाया तो नीचे S लिख देंगे छोटा सा, सॉलिड, क्योंकि ठोस पदार्थ होता है ना। यही पहचान है अवक्षेपण अभिक्रिया की। तो अवक्षेपण अभिक्रिया इनमें से कोई भी हो सकती है भाई। अवक्षेपण का मतलब अवक्षेप, यानी एक अघुलनशील पदार्थ किसी विलयन में बैठकर एकदम बन के और नीचे बैठ जाए। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, बैरियम सल्फेट की अभिक्रियाएं हैं और कई प्रकार की अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ अभिक्रियाएं बताई। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा के आधार पर थी, संगठन के आधार पर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। और उसके बाद में आपको एक अभिक्रिया और बताई है रिडॉक्स, यानी कि ज़्यादातर जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो रिडॉक्स प्रकार की होती हैं। यहीं से आपको बता दिया। तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया भी आपको बता दी और इसके अलावा ये वाली अभिक्रिया भी आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्व, यौगिक और मिश्रण का एक और छोटा सा वीडियो बना के और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल सके। अभी तक तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था 10-10 मिनट का, लेकिन अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा जो पुरानी, जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और उससे भविष्य में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सामान्य ज्ञान के साइट से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि दुनिया के, देश के सभी भागों में पहुंच सके। बड़ा ही आसान बनाया है मैंने। जो लोग विज्ञान पहले से पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़ी इजी है, लेकिन जो लोग विज्ञान नहीं पढ़ते हैं
छोटी सी कोशिश की है उनका इंटरेस्ट जगाने की, तो आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सामान्य ज्ञान।